हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात करेंगे आज के सेशन में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत और अवधारणाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक वर्ड आया कहाँ से, उस पर हम लोग बात करते हैं। और 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है जहां पर आपने किसकी बात की थी? कार्बन की बात की। ठीक है, किसकी बात की थी हम लोगों ने? कार्बन। वही कार्बन जिसको आप C612 इस प्रकार से लिखते थे। ठीक है, यानी कि 6 उसका क्या है? 6 है उसका परमाणु का क्रमांक। ठीक है ना? इस परमाणु क्रमांक से आपको क्या पता चलता है कि उदासीन अवस्था में इस कार्बन में आपके 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो 6 है, जो कि किसके इक्वल होगी? इसमें प्रोटॉनों की संख्या की। ठीक है, कब? जब आपका कार्बन का परमाणु उदासीन है। अब आप क्या करते हैं? अब आप करते हैं इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें? शेल्स में। कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से करते हैं? कोश में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 2n² के फॉर्मूले से भरे जाते हैं। तो पहली कोश में आपके आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपकी दूसरी कोश में। ठीक है ना? तो कुछ इस प्रकार की आपकी संरचना बनती है। ये नाभिक हो गया, ये पहली कोश, ये आपकी दूसरी कोश। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में आपके इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये आपका कार्बन है। अब आपने पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है ना? जिसमें आप कहते थे कि कोई भी एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, दान करके खुद पर पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रहा है। इस केस में और इलेक्ट्रॉनों को दान और ग्रहण क्यों किया जा रहा है? अष्टक के नियम को फॉलो करते हुए, अष्टक के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या हीलियम जो आपके अक्रिय गैसें हैं उनके समान विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। यहाँ पर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो आपको पता है किसी भी कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है ना? यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको इतनी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कार्बन इलेक्ट्रॉनों का दान उन 4 इलेक्ट्रॉनों का दान नहीं कर पाए। दूसरा केस क्या है कि 4 और 4 8 बनाने हैं, तो 4 औरों को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है ना? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अगर 4 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 6 ही है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, लेकिन अगर 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएं तो टोटल यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी नाभिक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नाभिक में तो धनावेश की मात्रा कम है ना, और कोशों में ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई। तो किसी भी एटम के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके नाभिक में धनावेश कम हो और वहां पर कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी ऋणावेश ज्यादा हो जाए। तो उतना धनावेश उतने निगेटिव चार्ज को या इतने अधिक नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाता। तो एटम का ये वाला गुण भी पॉसिबल नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पाए। तो यानी ये भी नहीं हो पा रहा है। यानी ना तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पा रहा है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर पा रहा है। तो ये क्या करेगा? ये करता है साझेदारी। क्या करता है? साझेदारी। ठीक है, साझेदारी करता है किसकी? इलेक्ट्रॉन युग्मों की। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की यहाँ पर शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जिसके कारण आपके बंध बनते हैं साझेदारी के कारण। ठीक है, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के कारण आपके क्या बनते हैं? बंध बनते हैं। साझेदारी से क्या बनते हैं? बंध बनते हैं। और ये बंध क्या कहलाते हैं? आपके सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध। और इसके बाद बनने वाले यौगिकों का आपका कहा जाता है सहसंयोजी यौगिक, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सहसंयोजी आबंधों को आपने 3 प्रकार से पढ़ा था। एकल यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विसहसंयोजी आबंध, ठीक है, और आपका होता है त्रिसहसंयोजी आबंध। ठीक है ना? 3 प्रकार के, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो आपने
इस प्रकार से मीथेन में देखा था डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड में है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डाई नाइट्रोजन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एकल, द्वि या त्रि सहसंयोजी आबंध देखे हैं। ठीक है ना। यहां पर जब हमने बोला सहसंयोजी आबंध के बारे में, तो अब सहसंयोजी आबंध से आपका क्या आया, सहसंयोजी यौगिक आया। उसी प्रकार से जब हम कार्बन की बात करते हैं, कोई भी जो कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन उपस्थित है या जो किसी भी जैविक यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में पाया जा रहा है, उपस्थित है, उसको आपका क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। यानी कि क्या कह रहे हैं हम उसको, कार्बनिक यौगिक कह रहे हैं। ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक। पहला कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, जो एक अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त किया गया था, संश्लेषित किया गया था, वो किसने किया था, वोहलर ने। वोहलर ने पहला कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया था, जो था आपका NH2CONH2। ठीक है ना, जिसको आपका क्या कहा जाता है, यूरिया कहा जाता है। ठीक है ना, इसको किससे प्राप्त किया था, आपका अमोनियम साइनेट से प्राप्त किया था। ठीक है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, इसको गर्म करने पर आपका क्या बना था, NH2CONH2 बना। ठीक है, यानी यूरिया बना था। तो ये पहला कार्बनिक यौगिक था जिसको संश्लेषित किया गया था, और किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था, वोहलर ने इसको संश्लेषित किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह से कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है आपका। तो कार्बनिक यौगिक, अगर हम जीवन की बात कर रहे हैं पृथ्वी पर, तो वहां पर कार्बनिक यौगिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें चाहे आप बात करें हमारे शरीर की बात कर लीजिए, हमारे शरीर में डीएनए है, आरएनए है, मांस है, पेशियां हैं, हड्डियां हैं, कई चीजें हैं, तो हर किसी में किसी न किसी रूप में कार्बनिक यौगिक पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कपड़ों की बात कर रहे हैं, फार्मा में हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, वहां पर आपका कार्बनिक यौगिक किसी न किसी रूप में आपका विद्यमान है। ठीक है, जिस कार्बन की हमने बात की, उस कार्बन का एक अद्वितीय गुण हो, दो अद्वितीय गुण उसके पाए जाते हैं, जिसमें हमने बोला था एक तो उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जो दूसरा चतुसंयोजकता उसकी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड बनाता है, और इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड बनाता है कि उसके लिए हमने पूरा एक जो केमिस्ट्री में ब्रांच रखी है, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक यौगिक को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण यानी कि अब क्या कर रहे हैं, हम सारे कंपाउंड्स को देख रहे हैं, उन कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड में कुछ समानताएं हैं, कुछ कंपाउंड में कुछ समानताएं हैं, तो उन्हें हम अलग अलग तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला आता है आपका अचक्रीय या विवरित श्रृंखला वाले या एलिफेटिक कंपाउंड, जिनको आप लोग कहते हैं। ठीक है ना, एलिफेटिक कंपाउंड या अचक्रीय श्रृंखला वाले यौगिक आपके क्या होते हैं, अचक्रीय, जो आपके खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं। जितने यौगिक आपके खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं उनको आप लोग अचक्रीय कहते हैं, यानी बंद में नहीं होते। ठीक है ना, एक श्रृंखला में होंगी, ब्रांचिंग हो सकती है, उनमें ब्रांचिंग पाई जा सकती है, शाखा में आपके अलग अलग अणु लगे हुए हो सकते हैं, ग्रुप्स लगे हुए हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का बंद चक्र वहां पर नहीं पाया जाता है। इसी को आपका क्या कहा जाता है, अचक्रीय कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जिसमें आप बहुत सारे कंपाउंड्स की बात करते हैं। सबसे बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं हम मीथेन का, CH4। ठीक है, एक कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन से इस प्रकार जुड़ा हुआ है, सहसंयोजी आबंध बना रहा है। आपका कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। क्लियर है, CH4 हो गया। इसी तरह अगर हम C2H6 की बात करें, यहाँ पर 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, एल्केन के अलावा एल्कीन सीरीज है आपकी, एल्काइन सीरीज है, ये सब इसी में आएंगी।
ठीक है, या फिर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं हम लोग। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके? अचक्रीय कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल है, जो कि पहला वर्ग था आपका, ठीक है ना। अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को आपने इस प्रकार से देखा था कि जो भी खुली श्रृंखला में या विवृत श्रृंखला में आपको यौगिक पाए जा रहे हैं वो किस में आएंगे? आपके अचक्रीय में आएंगे। दूसरा हमने ग्रुप देखा यहाँ पर चक्रीय यौगिकों का, यानी कि अब आपका जो रिंग होगी एक पूरा चक्र के रूप में आपको यौगिक बनते हुए दिखेंगे, जिसमें आपका पहला आता है एलिसाइक्लिक और दूसरा आता है एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक वही होगा जिसमें आपकी कार्बन की चेन आपको देखने को मिलेगी, और ये दो प्रकार से होते हैं, एक समचक्रीय होता है, दूसरा विषम चक्रीय हो गई। क्या कहा मैंने? दूसरा आता है आपका चक्रीय। तो चक्रीय में आपके अलग अलग तरह से यौगिक आएंगे, जिसमें हमने पहले बोला आपका पहला क्या होगा? आपका चक्रीय में एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक के अलावा आप इसको एलिफेटिक चक्रीय भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिसाइक्लिक में आपका होता क्या है? आपको जनरली दिखते हैं कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, जिसमें एक आते हैं समचक्रीय, ठीक है, और दूसरा आते हैं आपके विषम चक्रीय। समचक्रीय में आपके आएंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन ही कार्बन आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे आप साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है ना। तो ये सारे समचक्रीय में आएंगे। जब आप विषम चक्रीय की बात करते हैं तो विषम चक्रीय में आपका कार्बन परमाणु के वलय के अतिरिक्त कोई और दूसरा परमाणु जुड़ करके उसमें विषम चक्र, मतलब विषम, विषम सम का मतलब क्या है कि सारे परमाणु समान है। सारे परमाणु किसके थे? यहाँ पर सारे परमाणु आपके कार्बन के थे, तो ये समचक्रीय हो गया। विषम चक्रीय में आप बोलेंगे कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई और भी वहां पर आ रहा है, तो कार्बन के अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन आ गया, सपोज नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है ना। तो इस तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड को आपने दो तरह से क्लासिफाई किया, पहला आता है आपका समचक्रीय और दूसरा आता है आपका विषम चक्रीय, ठीक है। एलिसाइक्लिक जो यौगिक होते हैं, जैसे आपको एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक भी मैंने कहा, ये आपका एलिफेटिक विविध श्रृंखला वालों से ही आ रहा है, तो ये उन्हीं के समान कुछ गुणधर्म भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा आपका क्या था? एलिसाइक्लिक हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स को आप तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, बेंजोनोइड, ए बेंजोनोइड और विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्या कहा मैंने? दूसरा आएगा आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को मैंने क्या बोला? एक आते हैं बेंजीनोइड, दूसरा आते हैं ए बेंजीनोइड, और तीसरा आते हैं विषम चक्र, ठीक है। बेंजीनोइड कौन से हो गए? जिनमें आपकी बेंजीन रिंग बेसिकली पाई जा रही है, ठीक है ना। जहां पर भी आपको बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स देखने को मिल रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगी? यहाँ पर बेंजीनोइड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड आपको दिखाई देंगे उनको कहा जाता है बेंजीनोइड। ए बेंजीनोइड में आपका विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों में आप फ्यूरेन की बात करते हैं, जैसे थायोफिन हो गया आपका। तो इस तरह आपने पूरे कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन देखा।
सबसे पहले आपने उनकी श्रृंखला और उनमें पाए जाने वाले वलय के आधार पर उनको वर्गीकृत किया, जिसमें आपने बोला एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं एक हमारे, जिनको हम अचक्रीय या विवृत श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। दूसरा हमारा आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, जहां पर चक्रीय आते हैं। दूसरा हमारा चक्रीय आते हैं, फिर चक्री को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक आपके होते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब सम यानी कि सारे समान होंगे, कार्बन के एटम सारे पाए जाएंगे आपके चक्र में। और दूसरा होता है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर विषम चक्रीय, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी उपस्थित होता है। फिर उसका हमने सेकंड पार्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखा। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको 3 तरह से इनको क्लासिफाई किया जाएगा, बेंजीनॉइड, ए बेंजीनॉइड और विषम चक्रीय। बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन की रिंग आपको देखने को मिलेगी, ए बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, और विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड में आपका सेम विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक की ही तरह होगा, कार्बन के अतिरिक्त आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक और एटम कोई देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीनॉइड कंपाउंड को। और आगे आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, जब भी हम कार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं तो इनमें पाया जाता है एक क्रियात्मक समूह। क्या पाया जाता है? क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह भी इसे कहते हैं, जिसको कहा जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, सब सपोज आपका एक मॉलिक्यूल है AB2, ठीक है, AB2 आपका कोई कंपाउंड है, इसमें हम कह रहे हैं कि हम एक कोई ग्रुप X ऐड कर रहे हैं, तो आपका ABX बन गया। इस AB2 के अपने कुछ गुण थे, जब हमने इसमें x ऐड किया तो अब इसके कुछ और गुण हो गए, और हम कह रहे हैं कि ये जो x है ये इसके अधिकतर या ज्यादातर गुणों का निर्धारण करेगा। क्या करेगा? ये गुणों का निर्धारण करेगा। गुणों का निर्धारण करेगा, तो इसी x को आपका क्या कहा जाएगा? क्रियात्मक समूह कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी किसी भी यौगिक में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में उपस्थित एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस पूरे अणु के या पूरे यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, उसे कहा जाता है क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चल, तो आप लिखेंगे किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला से जुड़े परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के अभिलाक्षणिक या अधिकतर रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, ठीक है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, ओके। चल।
चलिए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक तो आपका है नहीं, है ना। यहाँ पर बस जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमको और अच्छे से उसको समझ में आना चाहिए हमारे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी एक बार स्टडी कर चुके हैं, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है जैसे आपका CH3CHO है सब कुछ। ठीक है, तो ये CHO जो है आपका, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। FG मैं इसको लिख लेती हूँ, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और यौगिक की बात करें, CH3COOH, तो ये भी क्या है, COOH। ये पूरा यौगिक है, और इस यौगिक का पर्टिकुलर ये वाला पार्ट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, या CH3CH2OH हम बोले तो ये OH क्या है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप है आपके। ठीक है ना, ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये सारे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप। चलिए, तो ये बात हो गई फंक्शनल ग्रुप की। अगर हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपका ज्यादातर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका उनको डिटरमिन कर रहे हैं, और अगर ऐसे कोई कंपाउंड आपको दिखता है जिसमें कि एक समान फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो उनको आपका कहा जाता है सजातीय श्रृंखला या सजातीय श्रेणी। क्या कहा जाता है बच्चे, उनको कहा जाता है आपका सजातीय या समजातीय श्रेणी, यानी कि होमोलोगस सीरीज। ठीक है ना, तो सजातीय या समजातीय श्रेणी क्या होगा, मैंने बोला आपको कि एक ऐसी श्रृंखला है कार्बनिक यौगिकों की, कैसी श्रृंखला है, जिसमें सभी का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक समान। फंक्शनल ग्रुप के एक समान होने से क्या तात्पर्य, कि उनके सभी के रासायनिक गुण क्या होंगे, समान। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, या आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा उनमें, कि वो एक तरह से आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, जब उनका उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, या फिर उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, उसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म लगभग सभी के समान होते हैं। ठीक है ना, तो समजातीय श्रेणी क्या है, आप लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों की वह श्रृंखला कार्बनिक यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें सभी यौगिकों में एक समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है आपका, उनको कहा जाता है समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। ओके, अब उदाहरण मैं आपको देती हूं, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं एल्केन की सीरीज। ठीक है ना, तो एल्केन में आपका क्या है, एल्केन की सीरीज में मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ये क्या है आपका, ये एक होमोलोगस सीरीज है आपकी। ठीक है ना, यानी कि जिसको आप क्या कह रहे हैं, एक समजातीय श्रेणी कह रहे हैं। इस समजातीय श्रेणी में और क्या क्या विशेषताएं आपकी पाई जाती हैं, यानी कि होमोलोगस सीरीज है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर आप कह रहे हो कि ये एक होमोलोगस सीरीज है, और इसमें से अगर मैं दो ही कंपाउंड उठा लूं, ये मीथेन उठा लिया मैंने आपका, ये प्रोपेन उठा लिया, ठीक है ना, तो है तो ये समजातीय श्रेणी का पार्ट है। लेकिन जब आप श्रृंखला की बात कर रहे हैं, तो श्रृंखला में एक कॉन्टिन्यूस एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो वहां पर हम बोलते हैं कि विशेषताएं क्या होंगी, क्या कहा मैंने, विशेषताएं।
ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो विशेषताओं में पहली विशेषता की आप बात क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम श्रृंखला में एक के बाद दूसरा यौगिक देख रहे हैं तो उन दोनों में आपका एक CH2 यूनिट का अंतर दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो एक के बाद क्रमशः दूसरे यौगिक में एक CH2 इकाई का अंतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसी सीरीज में देखो मीथेन है, मीथेन के बाद इथेन है, तो दोनों में अंतर किस चीज का है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन इसमें आपके अधिक हैं। इसके बाद आप जब दूसरे को देखेंगे तो इसमें प्रोपेन में इथेन की तुलना में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है ना, इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अधिक है इसकी तुलना में। तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में एक के बाद जब दूसरा कंपाउंड आप लेकर चलते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के बाद आ रहे हैं तो उनमें आपको एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा इनमें कितनी यूनिट का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस पॉइंट से क्या समझे, अगर हम मीथेन का आपका मॉलिक्यूलर मास देखें, ठीक है, आणविक द्रव्यमान देखें, तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया एक, हाइड्रोजन का एक, चार का कितना हो गया, 4 हो गया, तो 12 और 4 आपका 16 हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन का एक परमाणु का 12, दो का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में कितना ऐड कर लेंगे आप, 6 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया आपका 24 और 6 30 हो गया। ये 13 हो गया, ये 16 हो गया, ये 30 हो गया, ये 16 हो गया, तो कितने का अंतर आ रहा है, 14 यूनिट का अंतर आ रहा है। सेम यही अगर आप इसकी और इसकी तुलना करें तो इनमें भी 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें और इसमें भी। ठीक है, तो सिर्फ एल्केन ही एक सीरीज नहीं है, समझाती है होमोलोगस सीरीज जिसे आप कह रहे हैं उसकी बहुत सारी होमोलोगस सीरीज बनती है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल की अपनी श्रृंखला होगी जिसमें सब में OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। अंतर होगा सिर्फ CH2 यूनिट का और 14 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड की होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, आपका एल्कोहल की मैंने जैसे बताया पहले, इसके अलावा कीटोन के सारे अलग अलग कंपाउंड जो आप देखते हैं वो किसी ना किसी होमोलोगस सीरीज का पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में बात की। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो भी हमने यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का नाम आपका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त हमने उनके फंक्शनल ग्रुप की बात की, हमने यहाँ पर समजातीय श्रेणी की बात की, और अब आता है उनका नामकरण। क्या नामकरण, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अब हम उस कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आप इसे पढ़ते हैं। नामकरण दो तरह से होता है। ठीक है ना, जैसे किसी भी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक नाम उसका घर का नाम होता है जो उसको घर पे उसके पेरेंट्स बड़े प्यार से बुलाते हैं, उसके फ्रेंड्स बुलाते हैं, फैमिली मेंबर्स बुलाते हैं। दूसरा एक उसका नाम होता है जो उसका ऑफिशियल नेम होता है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स में होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से नामकरण के लिए भी कार्बनिक यौगिकों में भी नामकरण की दो पद्धतियां उपयोग में लाई जाती हैं। पहली पद्धति होती है आपकी यहाँ पर सामान्य पद्धति। ठीक है ना, सामान्य पद्धति। ठीक है, सामान्य पद्धति में आपका होता क्या है, कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है वो किस सोर्स से निकल रहा है, जो उसका सोर्स है, स्रोत, जिस स्रोत से उसको प्राप्त किया जा रहा है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है ना।
जैसे कई लोगों के नाम ऐसे ही रख लिए जाते हैं, किसी दिन के हिसाब से, किसी मंथ के हिसाब से, या फिर कुछ भी उस दिन स्पेशल ओकेजन हो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो वैसे ही सामान्य पद्धति में ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी थे उनका नाम उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग, जहां जिस स्रोत से वो निकल रहे थे, मिल रहे थे, उनके आधार पर रख दिया गया। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो हम हर इस एक का सामान्य नाम यानी कि जो कॉमन नेम है वो याद कर सके, ठीक है ना। तो तब आवश्यकता हुई एक ऐसे नामकरण की पद्धति की कि जिसमें कुछ नियम हो और उन नियमों के आधार पर हम किसी भी कंपाउंड का नाम, कुछ ही नियम हमें पढ़ने पड़े और उन नियमों के आधार पर हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सके। तो वो IUPAC ने जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने एक और नाम पद्धति दी, IUPAC पद्धति जिसे आप कहते हैं। इसमें उन्होंने कुछ रूल्स बताए, कुछ नियम बताए, जिन नियमों के आधार पर नॉमेनक्लेचर किया जाना है, और उन्हीं रूल्स को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करें, ठीक है ना। IUPAC में सबसे पहले जो रूल आता है वो कि आपको कार्बन एटम्स को देखना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है ना। एक श्रृंखला चुननी होती है जिस श्रृंखला में एक क्रियात्मक समूह पाया जाएगा और सबसे उच्च वरीयता का जो क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है ना। तो यानी किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल, एक से अधिक भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो उन फंक्शनल ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा वरीयता जिसकी होगी, हाईएस्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, वो डिपेंड करेगा जब आप उस वरीयता श्रेणी को, जो आपकी बुक में एक टेबल है, ठीक है ना, जिसमें बताया गया है कि किसकी वरीयता कैसी है, मतलब कौन सबसे अधिक वरीयता का है, कौन कम वरीयता का है, वो आपको याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो उसी आधार पर आप लोग फिर नामकरण करते हैं, श्रृंखला चुनते हैं जिसमें हाईएस्ट आपका वरीयता का फंक्शनल ग्रुप आता है, फिर आप उसकी नंबरिंग करते हैं, श्रृंखला की नंबरिंग उधर से करते हैं, उस एंड से करते हैं जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, ठीक है ना। फिर आपका नाम लिखने का एक तरीका होता है जिसमें एक वर्ड रूट आता है, सफिक्स आता है, प्रीफिक्स आता है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स जो पहले लिखे जाते हैं, सफिक्स जो बाद में लिखे जाते हैं, वर्ड रूट जो आपको बताता है कि कार्बन की श्रृंखला, जो जनक श्रृंखला आपने चुनी है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स हम लोग उसमें पढ़ते हैं और उसके बाद हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। ओके, तो आने वाले सेशन में हम इसी पर बात करेंगे और इन रूल्स को आप घर से एक बार पढ़ के आएंगे, आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है, उनको देखकर आएंगे, फिर हम इनको आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।